एनालाइज करते हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर को भी यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि आज भी इसमें हल्की अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कल 2,25,000 का इसने लो टच किया था सिल्वर ने, जो कि 4,20,000 के आसपास गया था, पिछले ही हफ्ते की बात थी। और गोल्ड ने भी अच्छी रिकवरी सर यहाँ पर देखने को मिली है। सर अगर गोल्ड ईटीएफ के लिहाज से देखें और सिल्वर ईटीएफ के लिहाज से देखें, सर क्या अभी ये मौका है यहाँ पर एंट्री करने का? क्योंकि कई लोग वैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को भी देख रहे थे, उसमें मैं टिप्पणी चलना चाहूंगा कि गोल्ड ईटीएफ में या सिल्वर ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं तो वो कितना सही है और कितना गलत है। और इसी बीच अगर स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं डील का गोल्ड और सिल्वर पर क्या असर डील के बाद भारतीय बाजार में बढ़ सकता है विदेशी निवेश, इक्विटी और डेट मार्केट में एफआईआई खरीदारी बढ़ने की संभावना। एफआईआई और एफपीआई खरीदारी बढ़ी तो रुपए में आएगी तेज रिकवरी, रुपए में तेज रिकवरी आने पर गोल्ड सिल्वर पर बढ़ सकता है दबावी असर जो है इस डील का गोल्ड सिल्वर पर देखने को मिल सकता है। विपिन सर देखिए अभिषेक जी, दिव्या, एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि क्या इसमें अब एंट्री की जा सकती है। तो जब भी बात होती है कि एंट्री की, तो मैं समझता हूँ ये नए इन्वेस्टर्स के लिए बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मेरी भी हाल ही में बात हुई तो बहुत लोगों को जिनको फोमो फील हो रहा था, किसी ने 3.5 लाख पे भी बाइंग करी है चांदी को, किसी ने 4 लाख पे भी बाइंग करी है सोच के कि शायद वो 5 लाख चला जाएगा, और आज उनको करीब 30 35% तक अपने टॉप वैल्यू से नुकसान दिख रहा है। तो कई बार ऐसा क्या होता है, चैलेंज कहाँ पर है? चैलेंज आता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम मिस कर रहे हैं और दुनिया के पैसे बन रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम हमेशा गलतियां करते हैं, और वो गलतियां हमें जब समय निकल जाता है उसके बाद रियलाइज होता है हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये हमें भी पता था कि हमें नहीं स्टेप उठाना है, लेकिन फिर भी हम गलती से वो स्टेप उठा लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंप्लीफाइड है, मतलब चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल बन जाती हैं, क्योंकि हम हर जगह सुनते हैं कि आपका पड़ोसी भी सिल्वर खरीद रहा है, आपका दोस्त भी खरीद रहा है, आपके ऑफिस में भी लोग खरीद रहे हैं, आपको न्यूज चैनल पे भी दिखा रहे हैं कि डेली प्राइस ऊपर जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अब दुनिया में सिर्फ इकलौता एसेट क्लास गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, अब दुनिया में बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा। सर मतलब माफ कीजिएगा, आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आप भी मान रहे हैं कि ईटीएफ निवेशकों ने जल्दबाजी में इक्विटी को छोड़ा बीते कुछ दिनों में? एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको क्या दिखा कि हमने 1-1.5 साल में इक्विटी में शायद नेगेटिव या 0% या 2-4% का रिटर्न बनाया है, और वहीं गोल्ड एंड सिल्वर ने 6 महीने छोड़िए, आप 6 दिन, 15 दिन, 25 दिनों में 50 से 100% का रिटर्न दे दिया है। तो कोई भी इंसान, वो जो कहते हैं ना, पेशेंस नहीं रख पाता इस चीजों को, उसे लगता है कि चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो एक चीज रखनी जरूर है, एक है एसेट एलोकेशंस को नहीं छोड़िए। अगर आप नुकसान, देखिए एसेट एलोकेशन का एक ही काम होता है, वो आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं दिलाता, वो आपके नुकसान को बचाने का काम करता है। तो कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं, एसेट एलोकेशन आपकी एक सीट बेल्ट है एक तरीके से, कि आप जबरदस्ती हाई स्पीड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने के बाद भी बचने के चांसेस बच जाते बढ़ जाते हैं। अगर गोल्ड एंड सिल्वर में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको जरूर एंट्री करनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, और मंथ ऑन बेसिस पे, जैसे आपने अपनी इक्विटीज की एसआईपीज कर रखी हैं या आपने अपने पीपीएफ में पैसा डालते हैं, उस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर में भी 5 या 10% एलोकेशन मेंटेन करते रहिए, बिकॉज आने वाले समय में गोल्ड एंड सिल्वर के जो इंडस्ट्रियल यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये एसेट क्लास आपसे घर में रखने के लिए, गिफ्टिंग के लिए यूज करते थे, या ओकेजनली आप शादियों में परचेज करते थे, बट आने वाले टाइम में सिल्वर एज एन कमोडिटी, जितने भी न्यूज में अभी तक आई है कि काफी लार्ज स्केल्स पे उसका यूजेज होने वाला है। तो ये जो करेक्शंस हुए हैं, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में वापस से आपको वो प्राइस देखने को मिल जाए जो आपने अभी रिसेंटली देखे थे। तो अवॉइड मत करिए, बट उनके अंदर एलोकेशन जरूर मेंटेन करके रखिए, और यहाँ से अगर आपको कोई ज्यादा शार्प करेक्शन दिखता है तो आप अपनी मंथली एसआईपी को कर दीजिए एटलीस्ट 6 महीने साल भर के लिए, ताकि आपको ज्यादा यूनिट्स उस शॉर्ट टर्म में खरीदने को मिल जाए। सर कई लोग ये कह रहे थे कि मतलब कुछ हफ्ते पहले या एक हफ्ते पहले भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, सप्लाई और डिमांड का जो डेफिसिट है वो लगातार यहाँ पर बिगड़ता जा रहा है। वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, सोलर ईवी पैनल्स हो गए, वहाँ पर डिमांड चल रही है, और कई सारे सेक्टर्स में अलग अलग इसका इंडस्ट्रियल यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी एक हफ्ते में सर ऐसा क्या हो गया कि मतलब वो जो फंडामेंटल था वो एकदम से अलग हो गया, और क्या सिर्फ काजू कतली के वर्क के लिए इस्तेमाल होने लगा, ऐसा लोग भी कह रहे हैं कई सारे। सर इसको ये अभिषेक जी, बहुत सही चीज आपने कही है। इनफैक्ट ये मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि 2 दिन पहले तक जो सिल्वर है वो इंडस्ट्रियल यूज में आ रहा था, बैटरीज में यूज हो रहा था, चिप में यूज हो रहा था, अब उसके गिरने के बाद वो वापस से काजू कतली के ऊपर लगने लग गया है।
वही तो से मैं पूछ रहा ऐसा हूँ कि बिल्कुल भी फंडामेंटली नहीं है, सर ये अभी भी लेकिन ऐसा इंटैक्ट है कि या अभी ऐसा कुछ हम लोग देख नहीं पाए पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि फंडामेंटल्स तो जहां तक मैं जानता हूँ कि अभी भी वो इंटैक्ट है, वो अभी भी यहाँ पर पुशअप देने की क्षमता रखते हैं। देखिए अभिषेक जी, ये ना रेस है। तो जो सिल्वर में या चांदी में आपने देखा कि जो प्राइस शूटअप थे, मैं एग्जैक्ट नंबर से बात करूं तो 75,000 से, शायद मैंने भी पिछले साल चांदी जब खरीदी थी तो 75,000 80,000 के बीच में खरीदी थी। मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ, जो 2000 पहले वाली दिवाली थी। अब ये अगर हम इस साल बात करते हैं कि जो शायद अब वापस से आप दिवाली तक चित, तो हो सकता है आपको वापस से शायद 1.5 पौने 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाए। 4 लाख तो शायद नहीं मिलेगा डेफिनेटली। तो ये जो फोमो था उसकी वजह से वो प्राइस शूट अप हुए हुए थे, उसका एक्चुअल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री भी वो यूज करेगी तो वो आज कंज्यूम नहीं करेगी, उसे यूज करते करते भी साल 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे। एंड इट्स अ रेगुलर कंजप्शन, इट्स नॉट अ वन डे की आज कर लिया और उसके बाद यूजेज होना बंद हो जाएगा। तो ये जो यूजेज है, इट इज कंसिडर्ड कि ये लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअसली यूजेज बना रहेगा। तो इसके जो प्राइस एस्केलेशन है वो होंगे, बट एक जगह पे जाके वो स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख में चला जाएगा। टाइम के साथ जाएगी, पर वो कब जाएगी वो देखने वाला है कि वाकई में इसका जो आउटपुट है वो इतना मिल पाता है, क्या इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है सिल्वर की भी, जितना उसका कंजप्शन आने वाले टाइम में होने वाला है। अगर ऐसा कोई नंबर्स रिप्रेजेंट हो गया ग्लोबली, हो सकता है वापस से आने वाले साल भर के बाद या मे बी 2 साल के बाद फिर से सिल्वर के अंदर रनर अप शुरू हो जाए। बट मुझे बिल्कुल नियर टर्म में तो वापस से 4 लाख पे जाते हुए नहीं दिखती। इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर चांदी को देखेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। $71 ये पहुंच गया था और आज इसने $86 का आंकड़ा छू लिया है। और कई सारे लोग बोल भी रहे हैं कि शायद $90 के आसपास ये पहुंचे, लेकिन अब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। वहीं गोल्ड की भी बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। 5.5% का इंटरनेशनल लेवल पे ये पहुंचते हुए $4,915 के आसपास प्रति औंस पे पहुंच गई है। बिल्कुल सर, गोल्ड सिल्वर रेशो को आप कैसे देख रहे हैं? जो अभी तक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा था, अब क्या उसमें थोड़े सा बदलाव होते हुए नजर आएंगे, वापस से वो अप होता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, ये जो चांदी ज्यादा स्पीड से जो ऊपर गई थी, और वो वापस से नीचे आने के बाद मुझे लगता है ये जो परसेंटेज है वो वापस से सेम लेवल पर आ जाएगा। और जो डिफरेंसेस हैं गोल्ड एंड सिल्वर के, जो पहले मेंटेन हो रहे थे कई सालों से, वो वापस से उसी लेवल पे आके मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। अब मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन अगर गोल्ड वर्सेस सिल्वर में देखें, तो मुझे लगता है शायद आपको आने वाले टाइम में गोल्ड में ज्यादा एप्रिसिएशन दिख सकता है कंपेरेटिवली टू सिल्वर। सर गिरावट की बात करें, जैसे कि कई सारे मेरे जानने वालों में भी हैं, ETF के जरिए उन्होंने बाइंग की और बहुत हाई लेवल्स पे बाइंग की। ऑब्वियस बात है काफी सबक मिला है पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पर, क्योंकि 4,20,000 से भयंकर तरीके से नीचे गिरी और रैली भी काफी अच्छी आई थी, असामान्य थी। उस लिहाज से देखा जाए तो अभी क्या निवेशकों को करना चाहिए, क्योंकि अब जब वो एंट्री करें हैं, ये जो सबक मिला है पूरे 1-2 दिनों के सिनेरियो को देखते हुए, क्या उनको सीख लेके चलनी चाहिए अभी? अभिषेक की एक सीख तो मैं जरूर देना चाहूंगा यहाँ सारे दर्शकों को, और आई एम श्योर जितने भी दर्शक हैं उन्होंने कोशिश भी करेगी और उनके साथ ये हुआ भी होगा। अच्छा, हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं सिल्वर म्यूचुअल फंड वर्सेस सिल्वर ETF में। सिल्वर ETF इज बेसिकली जैसे हम स्टॉक को ट्रेड करते हैं, तो एक बायर है एक सेलर है, वो आपस में कोई बाइंग कर रहा है और कोई सेल करता है, तब वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है। मैंने पर्सनली भी देखा कि 2 से 3 दिन पहले तक जब सिल्वर में करेक्शन हुआ था, तो सेलर्स बिड बहुत सारी अवेलेबल थी, बट बायर बिड्स के अंदर जीरो था। इसका मतलब यह है कि कोई बेचना तो चाहता है, बट खरीदार कोई नहीं है, मतलब किसी और का इंटरेस्ट नहीं है इस समय खरीदने में। तो वहां वो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। जब एग्जीक्यूट नहीं हुए, इसका मतलब उस पूरे दिन आपका वेट करने के बाद भी आपका सिल्वर का ETF सेल नहीं हो पाया, क्योंकि दूसरी जगह पे कोई बाइंग ऑर्डर्स प्लेस नहीं हुआ। अगर ये ऐसी सिचुएशन, जिसे हम पैनिक सिचुएशंस भी कहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशंस लगातार कुछ दिन हो जाए, तो शायद सिल्वर ETF के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाह के भी अपने सिल्वर ETFs को सेल नहीं कर पाएंगे। वेरेन जब हम म्यूचुअल फंड ETF की बात करते हैं, जब फंड ऑफ फंड्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स म्यूचुअल फंड कंपनियां खुद बाय करती हैं। जो भी डे एंड का क्लोजिंग प्राइस होगा, उसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियां उस यूनिट्स को बाय कर लेंगी और आपको 2 दिनों में पैसा कैश आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक लर्निंग जो लोगों ने देखा भी होगा और शायद आगे के लिए भी है, कि जब आप पैनिक मार्केट में होते हैं तो आपको अपने ऑर्डर्स को सेल करने में बड़ी तकलीफ होती है। वेरिन जब आप म्यूचुअल फंड की ETF यूनिट सेल कर रहे होते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी खुद ही वो यूनिट्स बाय करती हैं। इस वजह से आपके सेल ऑर्डर्स इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो अब बात आती है कॉशियस रहने की, तो डेफिनेटली पैनिक सेलिंग भी मत करिए और फोमो में बाइंग भी मत करिए। शायद यही 2 लर्निंग होगी करंट सिचुएशन के अंदर। जो भी करना है कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए।
पैसे ऑटोमेटिकली बनेंगे, बिकॉज आपका और मेरा दोनों का ही गोल्ड के ना प्राइस पे कंट्रोल है, ना सिल्वर की प्राइस पे कंट्रोल होने वाला है।